आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सेल डेथ। सेल डेथ देखिए, सेल डेथ यहाँ पे यानी कि एपोप्टोसिस। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का मतलब हुआ, मतलब कोई भी चीज़ एपोप्टोट कर जा रही है, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो टूट के गिरना, टूट के बिखरना नहीं। ठीक है, टूट के गिरना। जैसे कोई लीफ गिर जाती है किसी ब्रांच से, तो अगल बगल वाली लीफ को डिस्टर्ब नहीं करती कि चलो साथी तुम भी चलो, चाहे पूरे ब्रांच को लेकर नहीं गिरती है, वो खुद को गिर जाना है उसको। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कैसे होता है एपोप्टोसिस? इसको बोला जाता है सेल डेथ, और इसको पीसीडी, मतलब पीसीडी के अंदर भी आता है। पीसीडी के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल प्रोग्राम करती है कि हमको कैसे जाना है, यहाँ से विदा होना है यहाँ से। तो देख लीजिए, इन मोस्ट केसेस यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम सेल डेथ अकर्स बाय एपोप्टोसिस। ठीक है, फॉलिंग ऑफ, ठीक है, गिर जाना यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, तो मतलब होगा यही कि एक जो सेल है, इस सेल को अगर एपोप्टोसिस करना होगा तो देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और भी कंटेंट होगा सेल के अंदर। तो होगा ये कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट हुआ और न्यूक्लियस भी होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, और अंदर के कंटेंट भी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लीकेज नहीं होता सेल के मेम्ब्रेन में, लीक नहीं करता है, और छोटे छोटे वेसिकल्स में, ये देखिए इरेगुलर वेसिकल्स में ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना लेता है, और इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ करने के लिए आते हैं मैक्रोफेजेज। ये देखिए मैक्रोफेजेज, और मैक्रोफेजेज इनको स्वाइप कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, इनको खा जाते हैं। ठीक है, तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस एक वर्ड होता है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में यही डिफरेंस है कि एपोप्टोसिस जो होता है वो सेल्फ सुसाइड है बाय पीसीडी, और नेक्रोसिस जो होता है वो जनरली सेल इंजरी की वजह से होता है। तो वो क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ सेल्स हैं, देखिए मल्टीपल्स ऑफ सेल्स हैं, और यहाँ एक सेल है। अब अगर इस सेल को जाना है, जैसे ये विदा लेगा यहाँ से अपने दोस्तों से, तो जनरली होता ये है कि इसमें इंजरी हो जाती है। और इंजरी का डायरेक्ट मतलब ये है, आपके एग्ज़ाम में जानते हैं क्या क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर में यही क्वेश्चन आएगा आपसे, या 1 नंबर में। तो उसमें एक ऑप्शन होगा ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलता इसको। ठीक है, तो ये इंसल्ट फील करती है सेल, और जब इंसल्ट फील करती है तो एक मुक्का इसको भी देगी, एक मुक्का इसको भी देगी, एक मुक्का इसको भी देगी। मतलब कि अपना कंटेंट इस पर भी अगल बगल वाली सेल को भी कहेगी कि तुम भी चलो। और एपोप्टोसिस में ये होता है कि एक ही सेल निकल लेगी, कहेगी हम जा रहे हैं। तो यही है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्रोसिस में देखिए क्या है कि इस चीज़ को दिखाएं, वन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, पीसीडी देखिए यहाँ पे नेक्रोसिस को हमने बताया कि नेक्रोटिक सेल्स स्वेल्स बर्स्ट स्पिलिंग देयर कंटेंट ओवर देयर नेवर्स इलिसिट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्यों होता है ये एपोप्टोसिस? हाँ, लिखा है यहाँ पे कि नेक्रोसिस में क्या होता है, एक्यूट इंसल्ट होती है सेल की, जैसे ट्रॉमा, कोई शॉक दे दिया गया, या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई का सीधे सीधे मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेल नेक्रोसिस। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस ऑल्सो फंक्शन एज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन डेवलपमेंट एलिमिनेटिंग सेल्स। जैसे हमारे फिंगर के बीच में जो गैप ये दिखाई देते हैं, यहाँ की सेल जो होती हैं वो एपोप्टोस कर गई हैं। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स अकर इन वर्टिब्रेट एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें में दिखाई दी गया है। आफ्टर दे हैव हेल्प डिस्ट्रॉयड द रिस्पॉन्सिबल माइक्रोब, ये जो मतलब जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनका जब काम ख़त्म हो जाता है तो वो भी एपोप्टोज कर जाती हैं, उनकी ज़रूरत है नहीं, माइक्रोब कोई आया उसको मार के ख़त्म कर गए। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ, देखिए ये एपोप्टोसिस में क्या होता है। देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ हमने बताया ना कि यहाँ पे सेल की इरेगुलर बाउंड्रीज तैयार हो जाती हैं। तो सेल की बाउंड्री देखिए, सेल की बाउंड्री मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हमारी बाउंड्री मेंटेन करने का काम हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो करता है। ठीक है,
हमारे जो बोन्स हैं, वैसे ही सेल की बाउंड्री मेंटेन करने का काम करता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अब ये क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई साइटोस्केलेटन की प्रोटीन है, तो साइटोस्केलेटन की प्रोटीन को ये क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ देंगे। तो जब अब इसको तोड़ ही देना है, देख लीजिए, अगर इसको तोड़ ही दिए तो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रहेगी, नहीं मेंटेन रहेगी। अब ये तोड़ेंगे कैसे, ये क्या होते हैं, देखिए जो एंजाइम्स होते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसके एक्टिव साइट पे होता है सिस्टीन, ठीक है, और ये सिस्टीन ब्रेक कहाँ करता है, इस प्रोटीन के एस्पार्टिक एसिड साइट पे, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये जो एंजाइम है, एंजाइम को हमेशा एज से डिनोट करते हैं। अच्छा, एंजाइम का टारगेट साइट क्या है, ASP, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, एंजाइम का टारगेट साइट क्या है, ASP, मतलब एस्पार्टिक एसिड प्रोटीन का, ठीक है। और इसके एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या रहता है, सिस्टीन। ये देखिए क्या हो गया, कैस्पेज। तो सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, एंजाइम, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टीन प्रोटीएजेस। 2 नंबर का क्वेश्चन, सिस्टीन प्रोटीएजेस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही देखिए कैसे अब ब्रेक करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एपोप्टोटिक सिग्नल आया कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है, तो यहाँ से सिग्नल आएगा और कहेगा कि कोई सेल है जिसकी एपोप्टोसिस करानी है। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटर कैस्पेज होते हैं। अब इनिशिएटर कैस्पेज, देखिए थोड़ा सा कैस्पेज अब बता ही दिए तो थोड़ा और बता दें कि फ़ायदा हो जाएगा। तो जो कैस्पेज है ना, देखिए KASPASE कैस्पेज होते हैं वो 2 तरह से, एक होता है इनिशिएटर, यही पूछा जाएगा, और एक होते हैं एग्जीक्यूशनर। देख लीजिए एग्जीक्यूशनर, ठीक है। अच्छा, इनिशिएटर में भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अलग अलग होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएटर होता है, इंट्रिंसिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक, पाथवे का अलग होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूशनर जो होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बताएंगे क्या डिफरेंस है कि इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर में। तो अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटर में कैस्पेज 8 होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक में कैस्पेज 8 होता है और इंट्रिंसिक में होता है कैस्पेज 9। यहाँ गलत हो गया था, कैस्पेज 9 याद रखिएगा। यानी कि इनिशिएटर कैस्पेज एक्सट्रिंसिक पाथवे का होता है कैस्पेज 8, और इनिशिएटर कैस्पेज इंट्रिंसिक पाथवे का होता है कैस्पेज 9। हो गया ये, इसलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब एग्जीक्यूशनर तो वही होते हैं 3, 6, 7, कहीं कहीं 10 भी बोला गया है, 3, 6, 7 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जीक्यूशनर होते हैं 3, 6, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा इनिशिएटर कैस्पेज में कैस्पेज 8 और 9। अच्छा, एडाप्टर बाइंडिंग डोमेन यहाँ लिखा हुआ है, ये ठीक है, सिग्नल आएगा, एडाप्टर जो है बाइंड कर लेंगे, लार्ज सबनेट स्मॉल सबनेट में टूट जाएगा। और ये एक्टिव कैस्पेज, ठीक है, एक्टिव कैस्पेज ये इनिशिएटर कैस्पेज है। अच्छा, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सा पाथवे, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कैस्पेज एक्टिव हो गया है। पहले डाइमराइजेशन होगा, ठीक है, डाइमराइजेशन, फिर एक्टिव होंगे और फिर क्लीव करने का काम करेंगे। तो डाइमराइजेशन, एक्टिवेशन एंड क्लीवेज, ये इसी सीरीज में लिखिएगा, इसी सीरीज में आंसर करिएगा आप लोग। ऐसा ना हो जाए कि आपने पहले क्लीवेज लिखा है तो क्लीवेज लिख दिया, फिर एक्टिवेशन, फिर डाइमराइजेशन, नहीं, पहले डाइमराइजेशन, एक्टिवेशन एंड देन क्लीवेज, और उसके बाद से एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे 3, 6, 7 को, और एपोप्टोसोम बनेगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस कराने का, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं। अच्छा, एक और है, यहाँ देख लीजिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए, एपोप्टोसिस के लिए, कि ये न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक कर देते हैं। जैसे देखिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग है ना, तो ये तो न्यूक्लियोसोम है, ये वाला न्यूक्लियोसोम है, और ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, नहीं सॉरी
ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए है, उल्टा हो गया था, ये डीएनए है, तो इसको कट करने का काम करना है। अब कट करने के लिए एक एंजाइम एक्टिव होता है, इसका नाम है एक्टिव कैड, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म होता है कैस्पेज एक्टिवेशन डोमेन, आई थिंक यही होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कैड का फुल फॉर्म, कैड कहीं लिखा होगा, चलिए दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा कि क्या होता है कैड का फुल फॉर्म। अच्छा लिखा तो है यहाँ पे कि कैड एंडोन्यूक्लियस, एक कैड लिखा हुआ है। कैड का फुल फॉर्म भी कुछ होता है, मैं देख के अभी बता देता हूँ, आगे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हो गया ये कैड। अब ये एक्टिव कैड पहले इनएक्टिव कैड में रहता है। इनएक्टिव कैड को इनहिबिटर करने वाला होता है आई कैड, आई कैंडी से याद रखिएगा, ठीक है। आई कैड, आई कैड का मतलब इनहिबिटर ऑफ कैड, और इनहिबिटर ऑफ कैड को डिग्रेड करने का काम करता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेज। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज के एग्जांपल फटाफट दोहराइए, 3, 6, 7। तो ये हो गया, और इसीलिए यहाँ पे अच्छा यहाँ देखिए, अब कैसे किसी सेल में पता करेंगे कि वो सेल एपोप्टोसिस कर रही है कि नहीं। होता ये है ना कि जो एपोप्टोटिक सेल होगी उसमें डीएनए का भी ब्रेकडाउन हो गया रहता है, तो उसमें क्या होगा देखिए, लैडर लाइक पैटर्न्स। ये देखिए छोटा वाला सबसे नीचे, उससे ऊपर उससे बड़ा, उससे नीचे उससे ऊपर उससे बड़ा, उससे ऊपर उससे बड़ा, ऐसे ही लैडर लाइक दिखाई देंगे, ठीक है। 0 आवर पे इतने थे, 12 घंटे के बाद से देखिए इतना लैडर लाइक पैटर्न दिखाई देने लगा। अगर 12 घंटे के बाद भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि एपोप्टोसिस नहीं कर रही थी वो सेल, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है एक्सट्रिंसिक पाथवे समझना। देखिए इस सेल में एपोप्टोसिस करानी है, इस सेल में बाहर से किलर टी लिम्फोसाइट जो कि फैस लिगैंड है इसके पास, ये आएगा बाइंड करेगा फैस डेथ रिसेप्टर पे। फैस डेथ रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड करेगा, और यहाँ होता है FADD एडाप्टर, देखिए फैस डेथ डोमेन, यहाँ पे देखिए, हाँ डेथ डोमेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बाइंड करेगा इससे, डेथ डोमेन से। पूरा एक्टिवेशन जानना नहीं है इसका, बस इतना जान लीजिए कि जैसे ही किलर टी लिम्फोसाइट आएगा ना, वैसे ये बनाएंगे डिस्क का फॉर्मेशन करेंगे, डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए डिस्क का फुल फॉर्म होता है सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर कहीं साइलेंसिंग लिखा होगा तो ध्यान दीजिएगा, हम साइलेंसिंग बोल दिए हैं गलती से, ठीक है ना। दोनों दे देगा अगर कि साइलेंसिंग और सिग्नलिंग, तो सिग्नलिंग करिएगा, ठीक है। तो डिस्क बन गया, और डिस्क बनने के बाद से एक्टिवेट हो गया कैस्पेज 8, और कैस्पेज 8 क्या होता है, इनिशिएटर। इंट्रिंसिक का कि एक्सट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का। नाउ ये अब जो है आगे जाके ये देख लीजिए एपोप्टोसिस करा देगा। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, साइटोक्रोम सी याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पाया जाता है। साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर आता है, ठीक है, इसके पास ये जाके बाइंड करता है APF1 से। APF1 का फुल फॉर्म होता है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ठीक है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। और देखिए इस APF1 के पास यहाँ पे इसके पास आधार कार्ड है, इसके पास है इसका आधार कार्ड, ठीक है। तो देखिए साइटोक्रोम सी यहाँ पे जाके बाइंड कर लिया, मतलब ये कार्ड डोमेन। अब ऐसे बहुत सारे APF1 साइटोक्रोम सी और अपने आधार कार्ड के साथ मैच हो जाएंगे, सबका आधार कार्ड मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। ये बनाएंगे एपोप्टोजोम। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एपोप्टोजोम में 1 2 3 4 5 6 7 APF1 ही रहते हैं, ना कम ना ज़्यादा, 7 APAF1 साथ ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा तो जब इनका आधार कार्ड मिल गया तो इनिशिएटर कैस्पेज आप आएगा, कैस्पेज 9, उसके पास भी आधार कार्ड है, मतलब कार्ड डोमेन है, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, ठीक है, कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन कार्ड। देखिए लिखा हुआ है अब कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, जिसको बोला जाता है कार्ड। अब कैस्पेज 9 भी इसमें आके यहाँ पे देखिए बाइंड कर गया। एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 विच क्लीव्स एंड देयर बाई एक्टिवेट्स एग्जीक्यूशनल कैस्पेज, और यहाँ पे ये देखिए हो गया कैस्पेज कैस्केड लीडिंग टू एपोप्टोसिस। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे भी खत्म हो गया, एपोप्टोजोम बनेगा, APF1 बाइंड करेगा, ये सब हो गया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 नंबर में पूछ देता है कि 3 क्लासेस ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होती हैं,
अब 3 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एंटी एपोप्टोटिक, एक होता है प्रो एपोप्टोटिक, एक होता है प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली प्रोटीन। ये याद रख लीजिएगा। एंटी एपोप्टोटिक हमेशा एपोप्टोटिक को इनहिबिट कराएंगे, जिसका नाम है BCL2 और BCLXL। जो प्रो एपोप्टोटिक हैं BCL2 फैमिली के, वो होते हैं बैक्स एंड बैक, ठीक है। और प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं बैड, बिम, पूमा, नोक्सा। बैड, बिम, बिड, पूमा, नोक्सा। हो गया, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने तक। अब ये कैसे काम करते हैं, बस एक लास्ट हेडिंग है इसका, हम लोग देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, कैसे काम करेंगे। मान लीजिए एपोप्टोटिक स्टिमुलस आया और यहाँ से साइटोक्रोम से बाहर जा रहा है, तो ये हुआ एपोप्टोटिक स्टिमुलस। अब एपोप्टोटिक स्टिमुलस के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो ये होंगे बैक एंड बैक्स, बैक ऑन बैक्स, ठीक है। ये एपोप्टोटिक, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इनको रोकना है, तो इनको रोकने के लिए क्या आएगा? BCL2 एंड BCLXL। इन दोनों चैनल प्रोटीन को एक साथ नहीं आने देगा, ठीक है। ये एंटी एपोप्टोटिक हो गया BCL2 एंड BCLXL। तो BCL2 एंड BCLXL को रोकने का काम करेगा BH3 ओनली प्रोटीन, बैक, बिड, बिम, पूमा और नोक्सा। ये क्या करेंगे? BCL2 को रोक देंगे, यानी कि एंटी एपोप्टोटिक को रोक देंगे, तो ये तो फ्री हो गया ना, प्रो एपोप्टोटिक, और यहाँ से साइटोक्रोम से निकलेगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी। यहाँ तक ये जो है ख़त्म, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही था। अब हाँ, ये देखिए तो 3 वेज एक्स्ट्रा सेलुलर सर्वाइवल कैन इनहिबिट एपोप्टोसिस। कैसे कैसे एपोप्टोसिस को इनहिबिट किया जा सकता है? 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए, एक तो सर्वाइवल फैक्टर आएगा, वो एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, RNA बनाएगा, BCL2 बनेगा। BCL2 बनेगा तो वो एंटी एपोप्टोटिक है ही। फिर देखिए सर्वाइवल फैक्टर आएगा, AKT पाथवे एक्टिवेट होगा। AKT पाथवे, देखिए AKT पाथवे ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे हाँ, फास्फोराइलेट कर देगा। यहाँ पे इनएक्टिव BCL2 फैमिली प्रोटीन है ना, ये बैड ने इसको बाइंड किया। बैड क्या है? BH3 ओनली प्रोटीन है, तो AKT काइनेज है ना, ये इसको फास्फोराइलेट कर देगा, BCL2 फ्री हो गया। देखिए यहाँ पे BCL2 सिंथेसाइज हुआ है, यहाँ पे BCL2 पहले सिंथेसाइज फ्री हो गया, जाके एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर दिया। और आगे देखिए यहाँ पे इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी IAPs, इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। IAPs का फुल फॉर्म है इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। तो इसके लिए कौन सा होगा, मैं दिखा देता हूँ। सर्वाइवल फैक्टर आएगा, मैप काइनेज एक्टिवेट होगा। मैप काइनेज क्या करेगा? एक्टिव हिड को देखिए इनएक्टिव हिड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब एक्टिव हिड क्या है? ये स्टॉप करने का काम करता है इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस को। लेकिन अगर यही एक्टिव हिड ही इसको इनहिबिट कर देगा तो इनहिबिटर काम नहीं कर पाएगा एपोप्टोसिस को ब्लॉक करने का। लेकिन जब ये इनहिबिट हो गया तो ये एक्टिव हो जाएंगे इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देंगे। ये 3 जो मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक, ये सब हमने दिखाया आपको, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये जो हम दिखा रहे हैं, देखिए ये मैमल का है, ये C. एलिगेंस का है। तो एग्ज़ाम में CSIR वगैरह एग्ज़ाम में पूछ देता है, हो सकता है ICMR में भी 2 नंबर में पूछ दे कि किसका कौन होमोलॉग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CD4 का APF1 और बैक्स, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट की 9th एडिशन से है, और इसको कोई देखना चाहता है तो जाके पेज नंबर 96 पे देख भी सकता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, कलर मैच कर लीजिए। बाकी जब एक्सप्लेन करना होगा, पढ़ना होगा आपको अपने लिए, तो खूब इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिवीजन क्लास कर रहे हैं, या ICMR साइंटिस्ट वीक के लिए रिवीजन है, और रिवीजन में पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताया जा सकता, मैं शॉर्ट में बस बताते जा रहा हूँ एक एक चीज़ें। तो यहाँ देख लीजिए कितना सही दिया हुआ है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं पाथवे बता दूँ कि देखिए EZL1 जो होता है वो इनहिबिट करता है SET9 को, SET9 इनहिबिट करता है SET4 को, और SET4 एक्टिवेट करता है SET3 को, और SET3 जब एक्टिवेट होता है तो एपोप्टोसिस होती है। अच्छा, अब इस पाथवे को समझा कैसे जाएगा, देखिएगा। जब EZL1 एक्टिवेट रहेगा तो SET9 एक्टिवेट नहीं रहेगा, क्योंकि इसको इनहिबिट कर देगा। अच्छा, जब SET9 एक्टिवेट नहीं रहेगा तो SET4 को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से SET4 जो है SET3 को एक्टिवेट कर देगा और एपोप्टोसिस हो जाएगी। अगर ये इनएक्टिव है, EZL1 इनएक्टिव है तो SET9 एक्टिव है, SET9 एक्टिव है तो SET4 को ये इनएक्टिव कर देगा और SET3 एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एपोप्टोसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब यही कहा जा सकता है कि मान लीजिए C. एलिगेंस का SET3 जो है कैस्पेज 9 से इसको रिप्लेस कर दिया है, क्या होगा? अरे भाई होगा एपोप्टोसिस,
क्योंकि कलर देखिए, कलर मैच कर लीजिए। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, NCBI के साइट में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से भी बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे कि द मेन एपोप्टोटिक पाथवे इन नेमाटोड स्टार्ट्स विद द एक्टिवेशन ऑफ EGL1, यही मैं दिखा रहा था। इन सेल्स, ठीक है, दैट डेस्टिन्ड टू डाई, ठीक है, EGL1 इज BH3 ओनली प्रोटीन। देख लीजिए, अगर आपसे 2 नंबर पूछता है तो इसको जरूर याद कर लीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। When activated binds to and inhibits SED3, देख लीजिए ये रहा, SED9। अब BCL2 is like C elegans, देखिए BCL, the only BCL2 like protein in C elegans and thus negates its inhibition। ठीक है, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, यही जान लीजिए सफिशियंट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा यहीं से हो जाएगा, कौन किसका होमोलॉग है, कौन किसका एनालॉग है। तो ये रिवीजन क्लास रही है एपोप्टोसिस की, और ज़रूर आपसे फ़ायदा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।